नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। पर्यावरण शिक्षण में जो वीडियो का लेक्चर हमारा चल रहा था, जिसमें पूर्व के वीडियो में हमने तीन जो थी पर्यावरण शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा की। ये उसके आगे का पार्ट है और इसमें हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विधियों को। तो सबसे पहले हमने जो पहले लेक्चर में बात की थी वो थी कहानी विधि, भ्रमण विधि और क्रियात्मक विधि पर हमने चर्चा की थी। और यह तीनों जो है वो पर्यावरण शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सीटेट के ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पर्यावरण शिक्षण की विधियों से ही बनते हैं। तो चलिए अपने सीधे लेक्चर पर आते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हमारा चौथी ही विधि है आगमन और निगमन विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ पेडागोजी की क्लास में हम आगमन और निगमन विधि पढ़ चुके हैं और बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड है। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं ये पेडागोजी के अंतर्गत ही आती हैं। यहाँ पर हम आपको इतनी सरल भाषा में बताएंगे जो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान भाषा का प्रयोग करके ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आगमन क्या है? आगमन विधि का से तात्पर्य है कि उदाहरण के पश्चात नियम, यानी कि इस विधि में क्या होता है कि सर्वप्रथम जो है उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद एक नियम बताया जाता है। इसमें ये नहीं होता। और निगमन विधि ठीक इसका उलट होती है। इसमें क्या होता है कि नियम के पश्चात उदाहरण दिया जाता है, यानी कि आपको एक मैथ पेडागोजी में हमने पढ़ा था कि आपको एक फार्मूला दे दिया जाता है और उसके बाद आपको कई सवाल दे दिए जाते हैं। आगमन विधि में ठीक इसका उलट होता है। पहले आपको सवाल दिया जाता है और आपको एक स्टेप टू स्टेप जो है उसको सिखाया जाता है और लास्ट में आप एक फार्मूले पर पहुंच जाते हैं। तो आगमन विधि क्या होती है हमारी? उदाहरण के पश्चात नियम। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और निगमन विधि क्या है? नियम के पश्चात उदाहरण, मतलब नियम पहले आएगा, उसके बाद आपको जो है प्रश्न कराए जाएंगे। पहले एक स्पष्ट नियम बता दिया जाएगा जो आपको रट लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी हो आपको वो करना होगा और उसके बाद आपसे सवाल करवा दिए जाएंगे। ये होता है निगमन विधि और आगमन विधि। अब क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर केवल आगमन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। एनसीएफ 2005 सिर्फ आगमन विधि को ही मानता है, क्योंकि आगमन विधि जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। निगमन विधि जो है वो बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग में आती है, क्योंकि इसमें नियम, जब बड़ी कक्षाओं से तात्पर्य ये होता है कि समय का अभाव होता है शिक्षक के पास, इसलिए वो एक जो उचित नियम है वो बता देता है और उसके हिसाब से जो है प्रश्नों को हल करवा लिया जाता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो बालक होता है उसको बहुत ही स्टेप टू स्टेप सिखाना होता है ताकि उसकी जो है वो जड़ें मजबूत हो सकें। तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है आपको आगमन और निगमन विधि में अब किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। अब अगली विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि? और ये आपको जो स्टार पॉइंट दिए गए हैं ये आपके लिए एक सीटेट के जो कीवर्ड बोले जाते हैं उसी की तरीके से यहाँ पे नोट्स को तैयार किया गया है। प्रश्नोत्तर विधि आप नाम से ही इसके समझ रहे होंगे, प्रश्न और उत्तर। इसमें क्या होता है कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। फिर क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है विद्यार्थी को जो है चिंतनशील बनाना और क्रियाशील बनाना। कैसे चिंतनशील? मतलब जब अध्यापक कक्षा में बालक से कोई प्रश्न कर देता है तो बालक जो है उस प्रश्न के लिए चिंतन करता है और सोचता है, दिमाग पर अपने जोर डालता है। तो इसीलिए ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक अध्यापक जो है वो कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहा है, वह विद्यार्थी में क्या विकसित करना चाह रहा है। आपको कई सारे पॉइंट दिए होंगे, उनमें से ये पॉइंट्स आपको देखने होंगे। उसमें या तो लिखा होगा प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षण देना चाह रहा है, वो बालक को चिंतनशील बनाना चाहता है, वह बालक को क्रियाशील बनाना चाहता है। तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर उस ऑप्शन में रखे मिलेंगे और आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी अगली विधि जो है वो दत्त कार्य विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दत्त कार्य विधि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, दत्त मतलब दैनिक कार्य विधि। इसमें क्या होता है कि शिक्षक द्वारा छात्र को दैनिक जीवन से जुड़ा गृह कार्य दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? दत्त कार्य विधि। गृह कार्य मतलब एक कार्य पूरा होने के पश्चात ही दूसरा कार्य दें और छोटे टुकड़ों में कर दें। ऐसा नहीं है कि आपने गृह कार्य बालों को इतना ज़्यादा दे दिया कि वो बेचारा उसी विषय में उलझा हुआ पड़ा है पूरी दिन पूरी रात। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना कार्य देना है कि जो बालक के लिए ठीक हो। क्या होता है इसमें? अगला पॉइंट है अधिगम अनुभव विस्तार। इससे क्या होता है कि बालक के जो अनुभव, अधिगम मतलब सीखना है, और उसके जो अनुभव हैं उसमें क्या होता है? विस्तार होता है। और यह क्या है? इससे स्वाध्याय का विकास होता है। जब आप बालक को गृह कार्य देते हैं तो बालक घर में जाता है, उस कार्य को करता है और स्वाध्याय करता है उसका, एक बार उसको पढ़ता ज़रूर है। तो इससे स्वाध्याय का विकास होता है। अगर प्रश्न में आ जाता है कि एक जो अध्यापक है वो बालक को दत्त कार्य विधि दे रहा है तो इससे उसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, तो उसमें ये पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे कि वह गृह कार्य विधि का पालन कर रहा है, वह अधिगम अनुभव विस्तार करना चाह रहा है बालक का, या वह जो है बालक के स्वाध्याय का विकास करना चाहता है। फिर इसके बाद हमारी अगली विधि है अन्वेषण विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
अन्वेषण विधि को क्या कहते हैं? अन्वेषण मतलब खोज करना, एक वैज्ञानिक सोच। अन्वेषण से मतलब हमारा बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे हम, एक वैज्ञानिक सोच। तो यह क्या होती है? ह्यूरिस्टिक विधि भी इसे कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? खोज विधि या वैज्ञानिकता का विकास। तो सिंपल भाषा में बिल्कुल हम समझ रहे हैं अन्वेषण विधि को। यहाँ पर अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा वैज्ञानिकता के विकास से। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही कीवर्ड हैं सीटेट एग्जाम के लिए, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट करें और अपने नोट्स जो है वो अपने हिसाब से बनाने चाहिए। दूसरों के नोट्स से आपको, दूसरा नोट्स अपने हिसाब से बनाता है और आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, तो आपको अन्वेषण विधि जो है यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है संश्लेषण विश्लेषण विधि। बहुत ही लोगों को संश्लेषण विश्लेषण का अर्थ क्या है इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन अब आज के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। संश्लेषण का मतलब है संक्षिप्त वर्णन, विश्लेषण का मतलब है विस्तृत वर्णन। इससे सरल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको नाम से ही संश्लेषण संक्षिप्त वर्णन मतलब सारांश, और विश्लेषण मतलब विस्तृत वर्णन मतलब विस्तार देना। तो संश्लेषण और विश्लेषण यहाँ से आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। और अब हमारी अंतिम विधि है जो कि प्रोजेक्ट विधि है, यानी प्रत्यक्ष वातावरण में बालक को सिखाना, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा देना। यानी कि जब बालक बैठा होता है, आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल, अब तो कई सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधाएं होने लगी, वहाँ के अध्यापक लोग जागरूक हैं और वो प्रोजेक्ट के माध्यम से बालकों को पढ़ा रहे हैं। तो प्रोजेक्टर विधि में क्या होता है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से बालक को हर चीज़ बहुत ही अच्छे, कहा जाता है कि बालक जो देखता है वो काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है, इसलिए प्रोजेक्टर विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, स्वाभाविक वातावरण में सीखना, बालक जो कुछ सीख रहा होता है वह बिल्कुल उसके सामने चलचित्र उसके चल रहे होते हैं और वह हर चीज़ का जो है प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब बिल्कुल सामने बैठकर उसका अवलोकन करता है। और यह अवलोकन कैसा होता है? स्थायी अवलोकन होता है। बालक देखता है, अपने दोस्तों को भी बताता है कि यार आज मेरे विद्यालय में ऐसा ऐसा हुआ और मैंने देखा या मैंने उस चीज़ को देखा और समझा, और वह उसके दिमाग में बहुत ही लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थायी अवलोकन। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षण की जो विधियाँ थी वो आज 9 विधियाँ जो महत्वपूर्ण विधियाँ थी उसका पूरा लेक्चर आपको मिल गया है, 2 पार्ट्स में मिला है, और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको EVS जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।